आलोचनाएं होती रहती हैं, लोगों की आलोचनाओं पर नहीं ध्यान देना चाहिए। 40 साल की राजनीति में मैंने कभी पार्टी के साथ कोई भी शोषण नहीं किया, ना मैंने पार्टी को चेंज किया। मैं लगातार काम कर रही हूँ। बहन बेटियां सुखी हैं। चोरों को, माफियों को उठा फेंक डाला उन्होंने, सबकी जमीनों को छीन के उनकी जमीनें वापस करा दी। तो हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री योगी जी को बनना चाहिए। वो तो सदा से ही मुसलमानों के साथ रहे हैं, वो हिंदुओं के साथ कब रहे? मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे उस समय उन्होंने कोई काम किया हिंदुओं के लिए? सिर्फ लड़ाई झगड़े होते रहे। अब वाल्मीकि समाज को आपने सर्विस दे दी है, एक सर्विस के 3-3 काम लेते हैं आप उससे, तो ये शोषण है। आज मानो पहाड़गंज में 50,000 झुग्गी हैं, इनको मकान दे दिए, उस मकान में नहीं जाते ये लोग, फिर दूसरी झुग्गी डाल लेंगे कहीं जाकर के। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी। यही सवाल आपसे रहेगा कि बतौर एक क्रांतिकारी लीडर आप बीजेपी में इस वक्त कार्यरत हैं, जहां लोग सवाल नहीं उठा पाते, जहां लोग कुछ स्टेटमेंट नहीं दे पाते, वहां पे आपने बृजभूषण शरण सिंह के लिए आवाज उठाई। उस वक्त जब उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे, उनके चरित्र को प्रमाणित किया जा रहा था, क्या कहना चाहेंगे? कैसे इतनी शक्ति कैसे मिलती है मैम आपको, कहाँ से मिलती है? देखिए, ये मेरी माता रानी की कृपा है, और जो मैं भक्ति करती हूँ, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। और आलोचनाएं होती रहती हैं, लोगों की आलोचनाओं पर नहीं ध्यान देना चाहिए, अपने कर्म पर, अपनी मंजिल पर जाना चाहिए। और शक्तियां तो ईश्वर की देन होती हैं, हर इंसान को ये चीज नहीं मिलती है जी। और जब मुझे लगा कि ये निर्दोष हैं, तो मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने ही मुझे कहा कि देखो, आपको लगता है चंदेल जी कि ये काम और तो कोई लेडीज कर नहीं पाएगी और आप इस काम को करेंगी? तो हमारे मंत्री जी ने बोला, मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगी। तो मैंने सबसे पहले डीसीपी साहब से मिली, उनको मैंने बताया, और मिलने के बाद कि देखो, मेरा वहाँ मर्डर भी हो सकता है, अगर मैं उनके बीच में घुसूंगी तो मेरा मर्डर भी हो सकता है जी। लेकिन मुझे पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बोले मैडम, आपको ऐसा नहीं करना, आप जाना मत वहाँ। मैंने कि मैं जाऊंगी, और मैं गई। सारा मीडिया, जंतर मंतर का आप मीडिया वालों से पूछिए। मैं गई और वहाँ झगड़ा भी हुआ, और मैंने अकेले, ऊपर की शक्तियां जो होती हैं, काम करती हैं, उन्हीं शक्तियों ने मेरी जीत करा दी जी। और वो उठ गए। उसके लिए मेरे पार्टी ने भी धन्यवाद। देखो, इसमें पार्टी का बहुत बड़ा, क्योंकि वो तो बेदाग थे, झूठ था सारा केस, एलिगेशन झूठा था वो, इसलिए मैंने वो केस अपने हाथ में लिया, पार्टी की इज्जत बचाई और भूषण जी की भी इज्जत बची। मैम देखिए, आप बतौर बीजेपी लीडर और एक मतलब इस तरह से कि आप हमेशा जिस पार्टी में हैं, एक हमेशा से एक दृढ़ निश्चय के साथ चल रही हैं। मैंने आज तक 40 साल की राजनीति है मेरी आज। जी जी। 40 साल की राजनीति में मैंने कभी पार्टी के साथ कोई भी शोषण नहीं किया, ना मैंने पार्टी को चेंज किया। मैं लगातार काम कर रही हूँ। आज मेरी पार्टी के बड़े सारे उच्च अधिकारी जितने भी हैं हमारे, मेरा सम्मान करते हैं सीनियर होने के नाते से, और मेरा कोई काम रुकता नहीं है। और मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि ईश्वर ने ये जिम्मेदारियां मुझे समाज की सेवा करने को जो दी है, और मरते दम तक मैं यही सेवा करती रहूं, और अपने खानदान का और अपने परिवार का, अपने हस्बैंड का, जिन्होंने ये जिम्मेदारी दी, मैं नाम रोशन करती रहूं। ये मेरा उद्देश्य है पूरा जी। ये आपका उद्देश्य है। मैम देखिए, इस देश में तमाम पार्टियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी होने का दावा करती हैं, लेकिन सिर्फ आपने बीजेपी को क्यों चुना? ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो छोटी थी उस समय। अच्छा जी। मैं आरएसएस में हम लोग जाते थे, मेरे चाचा जी में आरएसएस से जुड़े हुए थे, मेरे दादाजी। तो उस समय अटल जी साइकिल लेके आते थे हमारे घर। अटल जी, अडवाणी जी हमारे घर पे रहते। आज अडवाणी जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। अब तो वो बीमार हैं, अभी पहचानते नहीं है, वरना बहुत ही लाड प्यार किया उन्होंने मुझे, मेरा कोई काम नहीं था। और ये बचपन से ही जो है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि हमारे परिवार से ही हम लोग आरएसएस से जुड़े हुए, पूरा परिवार, पूरा खानदान ही आरएसएस से। अच्छा।
तो जब फिर मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अलग चले जाएं। नहीं, मेरे ससुराल वाले तो कांग्रेसी थे। अच्छा, मेरे ससुराल वाले तो कांग्रेसी थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं बीजेपी ज्वाइन तो करूं। ससुराल में तो आप एकदम विपरीत चली गई। हाँ जी, हाँ। लेकिन वो एक्चुअली क्या हुआ कि जो मेरे ससुर थे ना, वो बोले भाई इसका नाम तो चंदेल चला ही आ रहा है, इसी नाम से ये फेमस है, तो इसको चेंज किस लिए करना है? और क्या, सही इसको बात है। करने दीजिए जो भी ये कर रही है। हम्म, और इसमें ज्यादा जो भी मुझे मिला सहयोग वो मेरे हस्बैंड का मिला। मैं उनको लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि वो जो है आपको इस मुकाम तक लाने इस में आपकी मुकाम- मदद की है। जी बहुत बहुत कुछ किया जी उन्होंने। जी। मैंने एक शर्त रखी थी शादी से पहले कि मैं अपनी पढ़ाई करूंगी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। हम्म, आज भी मैं खाली नहीं बैठती हूँ, मैं हमेशा बिजी रहती हूँ। आपकी आपके जीवन के पहलुओं को देख के काफी मतलब ऐसा लगता है कि हर लड़की इंस्पायर हुई। नहीं मैं और तो ये खास कहूंगी- तौर पे दूसरी बात ये है, मैम थोड़ा आगे बढ़ेंगे जी और आने वाले 2029 के चुनाव का भविष्य देखेंगे। अगर आप बतौर एक बीजेपी लीडर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या 2029 में बीजेपी का इस देश में कोई भविष्य है? मैडम मैं दावे के साथ कह रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मेरे जितने भी इंटरव्यू हैं आप मेरी वीडियो खोल के देख लीजिए कि जितने मेरे वीडियो हैं मैंने बनने से पहले ही दावा कर दिया है, क्योंकि मैं भ्रमण पूरे हिंदुस्तान का करती हूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ, दलितों के बीच में रहती हूँ, पिछड़ों के बीच में रहती हूँ। मुझे सबकी पता है कि कौन कैसा है और किसको लाइक करता है। आज देश के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी को पूरा संसार, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड मान रहा है। तो इस बात को आप भी मान लीजिए कि कौन आएगा 2029 में। तो मतलब बाकी पार्टियों का कोई अस्तित्व तो नहीं है उनका। अच्छा देखिए, 2029 में अगर लोकसभा चुनाव बीजेपी जीतती है जी। तो पीएम का फेस अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहे तो कौन रहेगा? वो आप ये बात मत बोलिए, वो हमारे लिए अवतार हैं, भगवान बनकर आए हैं पीएम मोदी जी। तो अगर पार्टी का निर्णय होगा हाँ। और पार्टी जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारा समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड, पूरा हिंदुस्तान मांग कर रहा है आज किसकी? बाबा जी की, योगी जी की। मैं योगी जी के साथ रही जब वो पहला चुनाव 27 वर्ष के थे और नॉर्थ एवेन्यू में रहते थे। उस समय मेरा आना जाना वहां था और अच्छी तरह से आज भी मैं लखनऊ जाती हूँ तो मेरा सम्मान होता है जी। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले 29 में माननीय प्रधानमंत्री हमारे योगी जी बने और योगी जी आए जो देश का कल्याण हो। आज यूपी का कल्याण हो रहा है, आप देख रही हैं, बहन बेटियां सुखी हैं, चोरों को, माफियों को उठा फेंक डाला उन्होंने, सबकी जमीनों को छीन के उनकी जमीनें वापस करा दी। तो उनसे ज्यादा और कौन अच्छा प्रधानमंत्री होगा? तो हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री योगी जी को बनना चाहिए। और देखिए जो 2024 लोकसभा चुनाव में जो दाव अखिलेश यादव ने खेला था और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बीजेपी हारते हारते जीती थी, बाई चांस, लक बाई चांस हुआ था। जी जी। लेकिन जो होना था, मतलब कहते हैं हुई है वही जो राम रचि रखा। तो अगर इस बार भी वही कार्ड अखिलेश ने खेला तो क्या आपको लगता है कि सीटें डगमगाएंगी नहीं? अखिलेश जी कितने ही कार्ड खेल लें, हाँ। जो काम योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं उसका सारा श्रेय हमारे मोदी जी को, अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं जी। अब क्या लगता है, जिस तरह जो कार्ड अखिलेश यादव ने खेला था, कहीं ना कहीं देखा जाता है लोकसभा में कि लक बाई चांस बीजेपी जीत गई थी। अब क्या होता है, अब ऐसा होगा या फिर वही खेल दोबारा होगा? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, जब भी उत्तर प्रदेश में उनके फादर जिंदा थे तब उन्होंने क्या समाज के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया। कितनी बहन बेटियों के रेप हुए, कितनी बहन बेटियों के मर्डर हुए, कितनी लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। मुजफ्फरनगर का आपने केस सुना होगा, मेरठ का सुना होगा। तो वो कितना भी खेल खेल लें, कौन? अखिलेश जी, वो उनका कहीं भी जमने वाले नहीं है वो उत्तर प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी में पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब वो पहली बार थे तो दूसरी बार मैंने, मेरा इंटरव्यू देखना, मैंने कहा था
कि योगी जी ही आएंगे। योगी जी आए, हमने काम किया, रात और दिन काम किया, और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि योगी जी ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ही बनेगा। योगी जी प्रधानमंत्री जी बनेंगे। अच्छा देखिए, अखिलेश यादव जो है वो हमेशा अपना YM+ समीकरण सेट करने की कोशिश करते हैं हर चुनाव में, और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो है वो कहीं ना कहीं मस्जिदों के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये चीजें प्रभावित नहीं करेंगी इसको? क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय में तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। मेरी बात सुनिए, वो तो सदा से ही मुसलमानों के साथ रहे हैं, वो हिंदुओं के साथ कब रहे? हिंदुओं की तो कभी उन्होंने हेल्प नहीं की, हिंदुओं के लिए काम नहीं किया। किसने? समाजवादी ने, अखिलेश जी ने, अखिलेश जी के फादर जी ने। मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे उस समय, उन्होंने कोई काम किया हिंदुओं के लिए? सिर्फ लड़ाई झगड़े होते रहे। आज योगी जी भारतीय जनता पार्टी की सीट पर बैठे हैं। योगी जी हमारे, आप बताइए कि कितने झगड़े हुए योगी जी के उसमें नेतृत्व में? आपको ही पता होगा ये चीज। बिल्कुल। तो किसको आना चाहिए? वो आप बताएं। योगी जी को। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश में। ये मैं दावे से कह रही हूँ, आप लिख लीजिए। पहले भी मैं हमेशा चैलेंज करती हूँ। लेकिन देखिए, चीजें तो बदलती रहती है राजनीति में। हो सकता है कि इस बार मुस्लिम समुदाय में बाजी मार जाए और वोट उनके खाते में चला जाए। आपने देखा मुस्लिम वोटों के लिए भी, हमारे लिए तो, योगी जी के लिए तो सब समान है। वो कभी भेदभाव ना मोदी जी करते हैं ना योगी जी करते हैं। ये पब्लिक है, पब्लिक लड़ाती है, पब्लिक बढ़ाती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, या ये कोई और बिरादरी का, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक समान समझते हैं सब जी। और आपको एक बता दूं कि डॉक्टर उर्मिला चंदेल जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, वो पिछड़ी जाति और दलितों के लिए भी, उनके मुद्दों को भी उठाती हैं। मैम, इस पे भी कुछ सवाल आपसे रहेंगे हमारे कि आप उनके साथ बतौर लीडर रहती हैं, एक मार्गदर्शक के तौर पे भी रहती हैं जी। अब तक आपने उनके लिए क्या क्या कुछ किया? मैंने उनके लिए मैडम बहुत कुछ किया है। अब देखिए, जो अन्याय हमारे दलितों पे होता है, पिछड़ों पे होता है, और सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज पे होता है। अब वाल्मीकि समाज को आपने सर्विस दे दी है, एक सर्विस के 3-3 काम लेते हैं आप उससे, तो ये शोषण है। वाल्मीकि, अभी मेरा पिछली बार गाजियाबाद में प्रोग्राम हुआ, तो कम से कम 200 लेडीज और जेंट्स, बहन जी हम तो परेशान हो गए। रातों को हमें बुला लेते हैं, सुबह 5 बजे हमारी महिलाओं को 6 बजे बुला लेते हैं, तो ये गलत है। मैंने वहां मुद्दा उठा दिया, और मुद्दा उठा करके लिख के दे दिया मेयर को कि भाई सुनिए, हमारी सारी लेडीज हैं, 8 बजे बुलाओ या 7 बजे ड्यूटी पर, जिससे कि ये अपने बच्चों को, वाल्मीकि समाज या दलित समाज का बच्चा या पिछड़े समाज का बच्चा एजुकेशन क्यों नहीं ले पाता ज्यादा? वो इसलिए नहीं ले पाता कि माँ बाप तो चले जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, बच्चे पीछे रह जाते हैं। उन्हें कौन तैयार करेगा? ना भोजन मिलता है उनको, ना कपड़े अच्छे मिलते हैं पहनने के लिए जी। तो पढ़ेगा कहाँ से बच्चा? मैम, उन बच्चों हजारों में से, लाखों में से निकल के पढ़ लिख करके अगर एक उर्मिला चंदेल आ गई, मैं भी तो उन्हीं में से हूँ, दलितों में से, पिछड़ों से, मैं कोई हाई फाई तो नहीं। तो मुझे ये सीने में मेरा दर्द रहता है कि एजुकेशन मोस्ट, एजुकेशन जब तक हमारे पास नहीं आएगी, हम आपको जवाब नहीं दे सकते, हम बराबर में नहीं बैठ सकते। तो हमने कहा, अगर कोई भी अधिकारी तुमको बुलाता है तो तुम मुझसे कंप्लेंट करो, और मैं फिर उसकी, मैं क्रांतिकारी लीडर हूँ, मैं उसको जो करूंगी उसका हाल आप देख ही लेंगे। मैम, क्या उन बच्चों के लिए भी आप सोचती हैं जो सड़कों पे? हाँ जी, हम उठा के झुकी। अभी तो जो मेरा काम है उनके लिए, वो एजुकेशन देना है, क्योंकि झोंपड़ी। मैम, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, एजुकेशन कैसे मिलेगा? नहीं, भोजन के लिए तो हमारी सरकार ने सारे वो लगा रखे हैं, फिर भी सड़कों पे भीख मांगते दिखते हैं वो। जो अक्सर देखा होगा आपने, ट्रैफिक में जो बच्चे खड़े होते हैं, अक्सर वो शीशा साफ करते हैं और बदले में कुछ मांगते हैं जी। तो उन लोगों के लिए कुछ सरकार की नजर उन पे क्यों नहीं जाती? देखिए, सबसे ज्यादा हाईलाइट वही है। मैं मानती हूँ इस बात को। हमारे यहाँ पहाड़गंज में काफी इसमें किया, बच्चे जो थे छोटे छोटे, वो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, यानी गरीब समझ लीजिए, वो बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो मैंने SHO से कह के उनको बोला कि भाई इनको अनाथ आश्रम में छुड़वाइए बच्चों को, जिससे कि इनका भोजन पानी सब कुछ मिलता रहे। इतने अनाथ आश्रम खुले हुए हैं दिल्ली के अंदर, इनको वहाँ भेजिए। तो मैम, कितना कार्यवाही हुआ इसमें? कार्रवाई वहाँ आप SHO साहब से पूछिएगा।
मतलब हटा आपको दिया लगता है गया, कि कार्रवाई हुई है? हटाए थे वहां से वो सब लोग हम्म। उसी समय मैम, उसी दिन। जो सड़क किनारे जो झुग्गियां डाल के लोग रहते हैं, अक्सर देखा जाता है उसको गिरा दिया जाता है बिना किसी नोटिफिकेशन के। उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए, आप लोगों को क्या करते हैं उसके लिए? देखिए, आज मानो पहाड़गंज में 50,000 झुग्गी है, इनको मकान दे दिए, उस मकान में नहीं जाते ये लोग, फिर दूसरी झुग्गी डाल लेंगे कहीं जाकर के, तो सरकार क्या करेगी फिर बताइए? या तो इनको स्थायी रहना चाहिए कि जहाँ इनको दिया है ये वहीं बैठ करके अपना जीविका चलाएं। हम जीविका चलाने के लिए क्या कुछ किया जाता है? वो उनको उनके रोजगार अपने हैं, वो जैसे अब सड़कों पे ये रेडी कट्टे लगाते हैं, अपना जैसा जिसका काम है तो वो क्या अपना। वो सब भी मुहैया आप लोग करवाते हैं या फिर? नहीं, वो खुद करते हैं, वो वो खुद अपना करते हैं। उसकी व्यक्तिगत लाइफ है, अच्छा, वो उनकी व्यक्तिगत लाइफ है। तो मतलब आप बस इतना योगदान देते हैं कि झुग्गी से निकाल के उनको जी, घर में उनको रखते कोई हैं। परेशान ना करे, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं हम उनको सही जगह पे, हमारे वो खुले हुए हैं सेवा भारती की तरफ से स्कूल उनके लिए, और अखिल भारती की तरफ से भी खुले हैं, और हम भी खुलवाते हैं। लेटर लिखते हैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, सामाजिक न्याय मंत्रालय में मेरी हजारों चिट्ठियां जाती हैं, तो काम कर रहे हैं उनके लिए भी, गरीबों के लिए तो काम करना ही है। और मोदी जी का भी यही है कि सबका साथ सबका विकास। अब मोदी जी ने देखो, मैं कलियर गई थी, कलियर में मुसलमान है सारे, कह रहे बहन जी आज तक कांग्रेस ने हमको एक छोटी सी झोपड़ी नहीं दी, और मोदी जी ने हमें 65 गज जमीन देकर इतने बड़े 2-2 कमरा, बाथरूम, लेटरिन, 2-2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम बना के दे दिए वहाँ मुसलमानों को। तो क्या मोदी जी ने उनसे आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पे इल्जाम लगाती है कि झुग्गियां बनाने के बजाय झुग्गियां गिरा रही है ये सरकार। हाँ, तो वो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने नकली वोट सारे बंगाल से बुला लिए, सारे खालिस्तान से बुला लिए, और उनको पूरा दिल्ली में बसा दिया, जहाँ दिस एरिया इज बेटर लोकेशन थी, वहां इन्होंने झुग्गियां बनवा दी। तो क्या ये अच्छा किया? आप बाहर जाके देखिएगा, नाम है राजधानी और कचड़े की तरह राजधानी है, एक रोड भी अच्छा नहीं बनाकर दिया। हाँ, कई मोहल्लों, कई गलियों में और कई 10 साल में हम लोग विजिट करते हैं जहाँ पे आज भी लोग मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाने पर मजबूर हैं, और वो रहने वाले भी यही गरीब, बहुत गरीब हैं। तो उन पे नजर क्यों नहीं जाती है सरकार की? हालांकि उनका वोट तो चला जाता है सरकार तक, लेकिन नजरें नहीं जाती। किसकी सरकार? सरकार तो इसकी रही थी, अब है सरकार तो अब क्या है हमारी, तो हमारी सरकार काम कर रही है, उनको हटा के झुग्गी झोंपड़ियों से मकान दे रही है, और क्या करें उनके लिए बताइए? रेखा जी कर रही है सारा काम। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जैसा आपने सुना कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उर्मिला चंदेल हमारे स्टूडियो में मौजूद थी, जहां पे हमने तमाम मुद्दों पे चर्चा किया, और हमने जानने की कोशिश की कि दलित और पिछड़ों के लिए सरकार क्या कर रही है। योजनाएं तो तमाम आती रहती हैं, और योजनाएं पहुंचती भी हैं या नहीं पहुंचती हैं, इस पे भी हमने चर्चा की। और ये जो वीडियोस अगर कोई ऐसा समाज देख रहा है, वो खुद हमें कमेंट करके बताएगा कि क्या आप तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।